नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान में मंगलवार शाम आग लग गई। स्पाइस जेट के मुताबिक मेंटेनेंस के दौरान यह हादसा हुआ। आग बुझाने के सिस्टम को एक्टिव कर इस पर काबू पाया गया। एहतियातन फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। विमान और रखरखाव से जुड़े सभी लोग सुरक्षित हैं। आग Q400 विमान के एक इंजन में लगी थी। और प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को 2 चरणों में ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री प्रगति मैदान पहुंचेंगे। वो वहां करीब 45 मिनट तक रहेंगे। इस दौरान हवन और पूजा का कार्यक्रम होगा और मजदूरों का सम्मान किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी वहां से निकल जाएंगे और शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री दोबारा ITPO कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे। उसका फिर से उद्घाटन करेंगे। इस दौरान G20 का टिकट और सिक्का रिलीज किया जाएगा। शाम 7 बजे के बाद पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। यमुना के बाद हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। नोएडा के इकोटेक इलाके से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आईं। ये गाड़ियां एक कंपनी की हैं। करीब 350 गाड़ियां हैं जो अचानक आई बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। अगर पानी जल्दी कम नहीं हुआ तो गाड़ियों को काफी नुकसान होगा। हिंडन यमुना की सहायक नदी है और नोएडा सहित अन्य जिलों से होते हुए यमुना में मिल जाती है। बाढ़ की वजह से कई लोग भी प्रभावित हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। वहीं हिंडन नदी में पानी आने से गाजियाबाद और नोएडा के कई निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। हिंडन नदी के पानी से अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है और करीब 7,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लेकिन हिंडन नदी का पानी 40 साल बाद क्यों इतना जानलेवा हुआ, जानने के लिए देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। किसी को खाना, दूध अथवा पानी की आवश्यकता हो तो अपनी बालकनियों पे आ जाएं। गाजियाबाद के करहेड़ा गांव की सड़कों पर एनडीआरएफ की बोट चल रही है। हजारों की आबादी वाले इस इलाके में दूर दूर तक पानी ही पानी दिख रहा है। मकान पानी में डूबे हुए हैं और इलाका अब लगभग वीरान सा हो चुका है। 7,000 से ज्यादा लोगों को यहां से निकाला जा चुका है। हालात इतने खराब हैं कि इंसान क्या जानवर भी जान बचाकर भागने की कोशिश में हैं। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए खाना इनको पहुँचाया जा रहा है, पानी का बोतल पहुँचाया जा रहा है। ये घर में चूँकि चोरी होने के वजह से और दूसरे कारणों से कोई बीमार है तो उसके वजह से जो है ये लोग अपने घरों को नहीं छोड़ रहे हैं। इसी इलाके में बिजली के 2 उपकेंद्र हैं जहां पानी भरने से गाजियाबाद के कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई है। इसी कारण जो है हमारे 2 पावर स्टेशंस में पानी गया था। हम उसको लगातार निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वाटर चूँकि रिसीड कर रहा है तो प्रोबेबली हम लोग आज शाम तक कुछ मोटी जैसे हमारा है तो वहाँ लगातार पानी हम निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबली आज शाम तक वहाँ कोई पानी नहीं बचेगा। लेकिन 1978 के बाद पहली बार हिंडन नदी के पानी से इतनी तबाही कैसे हुई, इसे समझने के लिए महीना भर पुरानी इन तस्वीरों को देखिए। हिंडन गंदे नाली जैसी दिख रही है जिसके दोनों तरफ के डूब क्षेत्र में 6,000 से ज्यादा अवैध निर्माण बन गए हैं। यही नहीं, इन तस्वीरों को भी देखिए। हिंडन नदी से गुजरते मेट्रो, फ्लाईओवर और रैपिड रेल बनाने के दौरान कच्चे रास्ते बनाए गए, फिर लाखों टन मलबा यहीं पड़ा रह गया। अब आनन फानन में नदी की सफाई के लिए मजदूर उतारे गए हैं, लेकिन तब तक नदी का पानी सैलाब बनकर कई रिहायशी इलाकों को निगल चुका है। हिंडन बैराज से लेकर के करहेड़ा गांव तक पिछले 8 से 10 सालों में कई प्रोजेक्ट आए हैं। जैसे एक करहेड़ा पर ब्रिज बना, उसके बाद हिंडन एलिवेटेड रोड बनी, उसके बाद दिल्ली मेट्रो की एक लाइन बिछाई गई, अब RRTS का काम चल रहा है।
इन सभी ने नदी के अंदर काम करने के लिए मिट्टी भर के एक रास्ता बनाया। अब क्या हो रहा है कि जो पीछे से पानी का फ्लो आ रहा है वो उतनी गति से निकल नहीं रहा है। हिंडन के पानी से हुई तबाही के निशान दूर दूर तक दिख रहे हैं। जिस नदी को लोगों ने मृत मानकर उसके किनारों पर मकान बना लिए थे, उसमें पानी का होना अब लोगों के उजड़ने का सबब बन रहा है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं कंजक्टिवाइटिस पूरे उत्तर भारत में तेजी से फैल रहा है। आम बोलचाल की भाषा में इसे आई फ्लू भी कहते हैं। मौसम बदलने के साथ आंख की लाली और उससे पानी निकलने की समस्या वाली इस बीमारी को लेकर अस्पताल में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। आंख के अलग अलग अस्पतालों के ओपीडी में जो लोग आ रहे हैं, उनमें से 20 से 30% तक मरीज आई फ्लू की ही शिकायत वाले हैं। अभी देख रहे हैं कुछ दिनों में, पिछले 4-5 दिनों में इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। हमारे इमरजेंसी सर्विसेज में और ओपीडी में करीब करीब हर दिन जो है 100 से ज़्यादा मरीज हमारे पास आ रहे हैं जिनको कि ये दिक्कत आ रही है। भाई अब ये समझिए कि हमारे सेंटर में कम से कम 10 से 20% सारे पेशेंट्स में से कंजंक्टिवाइटिस के ही पेशेंट हैं। हमारे हॉस्पिटल में अगर पिछले साल 650 कंजंक्टिवाइटिस के केसेस देखे जुलाई में, तो वो इस साल डबल से ज्यादा हो गए। आपको बाय चांस कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, आप प्लीज सेल्फ मेडिकेट मत करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से कभी कभी जो डिजीज है काफी सीरियस हो जाती है। कंजक्टिवाइटिस बीमारी का बढ़ता दायरा किसी एक अस्पताल तक नहीं सिमटा। दिल्ली एनसीआर तक नहीं, बल्कि उत्तर भारत इसकी गिरफ्त में है। आंखों के ये जानकार दिल्ली के 3 अलग अलग आंखों के अस्पताल से हैं। मरीज हर जगह और तादाद कम नहीं। जो एक वायरल इन्फेक्शन है, रैपिडली स्प्रेड करता है आदमी से आदमी के लिए, और कभी कभी इसके ऊपर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सुपर एडेड हो सकता है, जिसके कारण से आपको बहुत सारे डिस्चार्ज आते हैं, आँख चिपक जाती है और पलकों में सूजन आ जाती है। पूरे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। इनफैक्ट हम इसको जो है एपिडेमिक भी कह सकते हैं। यूं तो इस मौसम में हर साल ये बीमारी रिपोर्ट होती है, पर डॉक्टर कहते हैं कि इस बार रफ्तार ज्यादा तेज है, तो पहचान भी जरूरी है और सावधानी भी। लक्षण ये है कि जहां खुजली और पानी आना शुरू हुआ, शीशे में आपने देखा आंख हल्की हल्की लाल होनी शुरू हो गई है, आप सुबह सो के उठे तो आंख में कीचड़ मौजूद है, इसका मतलब है भाई मामला गंभीर है। सावधानी वही है कि भाई एक तो काला चश्मा लगा लें या कोई भी चश्मा और लगाते हैं जिससे कि आपका हाथ बार बार आंख पे ना जाए। ठीक है, टिश्यू का एक डब्बा अपने पास रखिए, सैनिटाइजर हाथ में लेके चलना है, कभी भी आप किसी और से। और आजकल नमस्कार का जमाना है भाई। बड़े ही नहीं, बच्चे भी आई फ्लू की चपेट में आ रहे हैं। लिहाजा दिल्ली एनसीआर के नामचीन स्कूलों की संस्था नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस ने अपने स्कूल और बच्चों को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। कुछ दिनों से हम स्कूल में देख रहे हैं कंजक्टिवाइटिस की केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चे 2-3 दिन एब्सेंट रह रहे हैं। सो इसके लिए हम स्कूल में तो एहतियात और प्रिकॉशंस ले ही रहे हैं। एंड हमारी जो डॉक्टर पेरेंट्स हैं उनसे भी हमने कल 2 सेशन करवाया डूज एंड डोंट्स के बारे में। एंड बच्चों को भी एडवाइजरी जारी किया गया है, वेबसाइट में ये अपलोड किया गया है। एंड हर पेरेंट्स को हम बता रहे हैं कि पेरेंट्स क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। शुरुआती दौर में समस्या को समझेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो आप इस बीमारी से और उसकी गंभीरता से बच सकते हैं। दरअसल ये है मौसम की मार, तो भूल कर भी खुद से ना करें अपना उपचार। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। वहीं 1 दशक से भी पुराने गीतिका शर्मा सुसाइड केस में राउज एवेन्यू की एक सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने गीतिका सुसाइड केस के मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। 2012 के इस केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और उनकी कर्मचारी अरुणा चड्डा आरोपी थे। गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी MDLR में एयर होस्टेस रही गीतिका ने 5 अगस्त 2012 में यहां अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में इस कदम के लिए कांडा और उनकी
MDLR कंपनी में सीनियर मैनेजर रही अरुणा चड्डा को जिम्मेदार ठहराया था। गीतिका की मौत के करीब 6 महीने बाद फरवरी 2013 में उनकी मां अनुराधा शर्मा ने भी आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए थे। फैसले पर गीतिका शर्मा के भाई अंकित शर्मा ने निराशा जाहिर की है। सब मेरे खिलाफ एक भी कोई एविडेंस, कोई कुछ नहीं था। ये सिर्फ बनाया गया था और ये किस सोच से क्यों बनाया गया था ये कोर्ट ने आज ये सब कुछ आपके सामने, आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे आपके सामने। वहीं रॉन्ग साइड यानी गलत दिशा में चलना सड़कों पर जानलेवा साबित हो रहा है। हाल ही में गाजियाबाद में गलत दिशा में चलने से 2 बड़े हादसे हुए। एक स्टडी कहती है कि दिल्ली में 30% सड़क हादसों की वजह गलत दिशा में चलना है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक बस 8 किलोमीटर उल्टी दिशा में चलती रही। इसके बाद सही दिशा में आ रही एक कार बस से टकराई और कार में बैठे 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गाजियाबाद में ही उल्टी दिशा में आ रही एक कार ने बीटेक के छात्र को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली और एनसीआर में गलत दिशा में चलने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो सड़क हादसों की बड़ी वजह हैं। जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, आपने जो एक दुर्घटना का हवाला दिया, ये एक रोड सेफ्टी के लिए वाकई चिंता का विषय है। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो अभी पिछले 4 दिनों से अपना जो इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज कर रही है, रोड्स पर कुछ स्ट्रेच पर हम लोग इंटेंसिवली, हमारी जो प्रोसिक्यूशन टीम्स हैं वो इकट्ठे होकर जो रोड डिसिप्लिन को जो अफेक्ट करती हैं, उसमें रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी एक अंग है। काफ़ी स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जा रहा है। तकरीबन जो है 1800 रॉन्ग साइड ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है पिछले 4-5 दिनों में। एक स्टडी कहती है कि दिल्ली में 30% सड़क हादसों की वजह गलत दिशा में चलना है और गलत दिशा में चलने के कई कारण हैं। समय पर पहुंचने की जल्दबाजी, मुड़ने के लिए कट का दूर होना, ज्यादा ट्रैफिक होना। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो गलत दिशा में चलने वालों के 2020 में 1,28,007 चालान हुए। 2021 में 1,45,101 चालान हुए। 2022 में 1,34,770 चालान हुए। 2023 में 30 जून तक 1,28,931 चालान हुए हैं। दिल्ली में हर साल सड़क हादसों में 1400 से 2000 मौतें होती हैं। दिल्ली में गोकुलपुरी, शहादरा, खजूरी, द्वारका, वसंत कुंज, कल्याणपुरी, कमला मार्केट, पहाड़गंज, प्रीत विहार और बदरपुर में गलत दिशा में चलने के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। अगर हम पिछले 2-3 साल की तुलना करते हैं तो इस साल हमने इसको काफ़ी सीरियसली लेते हुए पहली 6 मई तक 30 जून तक जो है वायलेशंस जो बुक हमने करी है 1,34,000 वायलेशन है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि रोड पर डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। गलत दिशा में चलने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें पहली बार गलती करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना, जबकि दूसरी बार नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए का जुर्माना है। जानकार कहते हैं कि इसे लेकर कानून और सख्त होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर और पूरे भारत के लोग हैं, कहीं भी आप लोकल गांव में या उसमें शहरों में कस्बों में जाके देखें तो वहां तो रॉन्ग कैरिज में गाड़ी चलाने का एक फैशन बन गया है, जो कि ये हमें सोचना चाहिए कि इस ऐसा काम करने से कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। मैं समझता हूं कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यानी ट्रैफिक पुलिस या दूसरी लोकल पुलिस है, उनको भी बार बार रैंडम चेक करते रहना चाहिए। कोई भी आदमी ऐसा ऑफेंस करता हुआ पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो कानून में प्रावधान है, उस प्रावधान के हिसाब से उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। गलत दिशा में चलने पर मोटर व्हीकल एक्ट में लोग जुर्माना भरकर बच जाते हैं, और अगर इसकी वजह से कोई हादसा होता है तो आपराधिक मामला दर्ज होता है। सवाल ये है कि क्या इसको लेकर कानून सख्त किया जाए या फिर जो कानून है उसे सख्ती से लागू किया जाए। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।
हॉलीवुड फिल्म ओपनहाइमर बॉक्स ऑफिस पर भले ही धमाल मचा रही हो, लेकिन इसके कुछ सीन पर लोगों को आपत्ति है। क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह। फिल्म ओपनहाइमर के एक सीन की वजह से भारत में मच गया है बवाल। वो सीन क्या है और बवाल क्या है, आइए समझते हैं। ओपनहाइमर को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और इन्होंने डनकर्क, इंटरस्टेलर जैसी कई फिल्म्स डायरेक्ट की हैं। अब ये स्पेसिफिक फिल्म जे रॉबर्ट ओपनहाइमर पर बनी है, जिन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, यानी उन्होंने परमाणु बम बनाया था। वो संस्कृत के जानकार थे, भगवत गीता से हेविली इंस्पायर्ड थे। फिल्म में एक सेक्स सीन है जिसमें उनकी लवर उनके सामने बुक खोलती है और उन्हें उसमें से कुछ पढ़ने को कहती है, जहां से वो पढ़ते हैं आई एम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यही सीन कि एक सेक्स सीन में आप उन्हें किताब पढ़ते हुए दिखा रहे हैं, इससे काफी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो यूनियन I&B मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर, उन्होंने CBFC से अकाउंटेबिलिटी की मांग की है। उधर भारत सरकार के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उदय महूरकर, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखी क्रिस्टोफर नोलन को और उन्हें कहा है कि हिंदुइज्म पर ये एक अटैक है। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये क्रिस्टोफर नोलन की पहली R-रेटेड फिल्म है। R-रेटेड फिल्म US में इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड फिल्म, यानी आम भाषा में कहें तो ये अडल्ट फिल्म है। उनकी पहली ऐसी फिल्म है जिसको A रेटिंग मिली हो। लेकिन भारत में कई सारे सीन्स काटे गए और उसके बाद इसे रिलीज किया गया, इसलिए यहां पर US सर्टिफिकेट के साथ ये रिलीज हुई है। US सर्टिफिकेट का मतलब ये है हर तरह की जनता इसे देख सकती है, लेकिन 12 साल से जो छोटी उम्र की जनता है उसे डिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। तो अब एक बार सबकी नजरें CBFC पर है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पर, कि कैसे इस फिल्म को मंजूरी मिल गई जब उसमें ये सीन था। NDTV इंडिया के लिए अरुण सिंह।